हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आपके अपने चैनल मैथ वाला में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया सीरीज लेके आया हूं जिसमें कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। मैथ का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं लगभग करा चुका हूं, और कुछ जो बाकी है वो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आज से नया सीरीज चालू हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन से मैंने 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, और इसका पार्ट 2 भी कल अपलोड होगा। तो आप आज लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिया गया है वो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब इस प्रकार से। आप जब भी दर्पण के सामने में जाके खड़े होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण है, तो दर्पण के सामने आप जब भी जाके खड़ा होंगे तो हमेशा आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ना कि वो आपका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आपका सिर जो है वो नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक नहीं बनाता। वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, जो कि वो कभी नहीं बनाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? ख हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को कहा गया है कि परावर्तन का कोण होता है। को, खो, गो, घो, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। तो बताइए परावर्तन का कोण क्या होता है? परावर्तन का कोण क्या होता है? देखिए, मान लीजिए यह एक सतह है, यहाँ पर से ये आपतित किरण आई और ये इस डायरेक्शन में चली गई। तो मैंने यहाँ पर से एक अभिलंब ड्रॉ किया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ये मैंने एक अभिलंब बनाया, और ये मान लीजिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है। तो यहाँ का कोण क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? आपतन कोण। और यहाँ का कोण क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता? परावर्तन कोण कहलाता है ना। ये आई कहलाता है, तो ये आर हुआ। तो आपने देखा कि परावर्तन का जो कोण है वो किसके बीच में है? अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में है, परावर्तित किरण के बीच में है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा घ, मतलब परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। ठीक ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। प्रकाश का परावर्तन का 2 ही नियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जहाँ तक समतल दर्पण का बात है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ठीक ना, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, हाँ, अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा सही आंसर? वो हो जाएगा ख, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का कहा गया है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि आभासी प्रतिबिंब मतलब सीधा, वास्तविक मतलब उल्टा। तो आभासी प्रतिबिंब तो होगा नहीं। आभासी प्रतिबिंब हम लोग को पूछा है, तो समतल दर्पण द्वारा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा भी बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा तो बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा इसका सही आंसर होगा। जितने भी बच्चे ये आंसर मारे थे उनको बधाई हो, उनका आंसर एकदम करेक्ट हुआ है। ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में वस्तु से कभी कभी छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कभी कभी बड़ा भी प्रतिबिंब बन जाता है। क और खो भी है, और है उत्तल दर्पण द्वारा। तो इनमें से सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तल दर्पण द्वारा ही हमेशा जो है प्रतिबिंब छोटा और आभासी बनता है। मतलब छोटा भी होना चाहिए साइज में, साइज उसका क्या होना चाहिए? साइज उसका स्मॉल होना चाहिए, और वो आभासी मतलब कि वो सीधा भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो 7 का देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और दोनों, क और ख दोनों, और यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। तो यहाँ पर से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अवतल दर्पण। ठीक ना। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिलता है, तो होगा अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक ना। यहाँ पर एक अवतल दर्पण मैंने ड्रॉ किया, तो जब उसका प्रतिबिंब अनंत पे होगा तभी उसका, जब वस्तु अनंत पे होगा तभी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके फोकस पे बनेगा। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। ठीक ना। ये सब आप लोग याद कर लीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ है तो उसका मतलब वस्तु कहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ये सब आप लोग याद ही कर लीजिए। बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है इस टाइप का। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी, आधी, चौथाई या बराबर होती है। तो बताइए आप लोग इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। इसमें से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आप लोगों ने यह फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, F=R/2। देखिए यहाँ पे फोकस वक्रता त्रिज्या आधा है, संबंध पता चला है ना, इसमें रिलेशन क्या है। तो बस यही का अप्लाई करना है यहाँ पे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो प्राप्त प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब जो होगा वो होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो बताइए इसमें से क्या होगा। इसमें से होगा आभासी और बड़ा होता है। ठीक ना। इसमें से जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है आभासी और बड़ा प्रतिबिंब होता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो, मतलब फोकस और दर्पण का ध्रुव जो होता है ना उसके बीच में होगा, तो प्राप्त प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी मतलब काल्पनिक और बड़ा होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा गया है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी मतलब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। मतलब वस्तु कहाँ स्थित होता है, तो वस्तु कहाँ स्थित रहता है, वो रहता है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच स्थित रहता है, तब जो है उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित बनता है। ठीक है। वस्तु कहाँ स्थित है, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कहा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप लोगों ने कार या बाइक, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कार का बात हो रहा है, तो यहाँ पे मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, वो बताइए कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। अब ये क्यों लगा हुआ रहता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। ठीक ना। ये आपका सवाल है, ये आपको सोचना है और मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, मतलब कि आगे का क्वेश्चन मैं आपको
बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें। गुड बाय, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।